मेरा जो मौजूद था उस पर तो मेरे ख्याल में कल भी काफ़ी बात हुई और आज दिन में जो है शौकत साहब ने बहुत बात कर दी और फिर मसूद ने तो बहुत ज़्यादा बात की और फिर अजीम ने भी उसको किसी हद तक एक्सप्लेन किया कि किस तरह से और बल्कि फहाद ने बात लैंग्वेज पे करने की, लेकिन जो लैंड का जो कैपिटल है यूज लेबर को काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है वो भी एक हद तक जो डायरेक्टली लिंक है विद एग्रीगेटिंग पोर्शन, जो हम जमीन और जो असासे की बात करते हैं जिस पर खुद आपने शायद उतना डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन फिर नेदर वगैरह के साथ चीज़ें बहुत से आज हमारे पास एक तवील मूवमेंट है जिसका एक जो आखिरी एंड जो है जिसको फैनर ने कहा था कि अब वो नौआबादियाती सोसाइटीज़ में सबसे बड़े इनकलाबी तो किसान ही होंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो होने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। ये मतलब जो स्ट्रगल की जिसकी इब्तदा की, तो जो मेरा पेपर था मैं उसके लिए जब देख रहा था तो मैं देख रहा था कि लेनन जब एग्रीगेट क्वेश्चन को या जो ज़मीन का सवाल है और किसानों का सवाल है, जब उसको देख रहा था तो लेनन के सामने क्या कहती है, तो जो लेनन के पास जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट था मार्क्स का, जो हम उसको कहते हैं 18 फॉर्मे ऑफ द बोनापार्ट, उसका जो 312 से 314 के सफ़े हैं, जो कि किसी हद तक एग्रीगेट क्वेश्चन को एड्रेस तो करते हैं, लेकिन एक मुबहम सा हुआ है, क्योंकि मार्क्स ये कहता है कि ये वो एक जिसको वो क्लास नहीं कहता, मार्क्स कहता है ये क्लास नहीं है बल्कि ये कुछ समाजी ग्रोह है जो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी नहीं है, जिसके अंदर कॉमन चीज़ें तो है, लेकिन उनके अंदर एक जो बात करके जैसे कॉन्शियसनेस की वो डेवलपमेंट का फेज नहीं है, जिसके नतीजे में इसको मैं क्लास कह सके, और अल्टीमेटली उनमें जो ये तकसीम का अमल जो है वो ज़्यादा है और उसकी यूनिटी नहीं बन सकती। तो एक तो सबसे बड़ा जो थीसिस वो लेनन के सामने था वो मार्क्स की ये थ्योरी। दूसरी जो लेनन के सामने जो थ्योरी है और जो जिसको करके वो लेनन खुद अपना उस्ताद की तस्लीम करता है, जिसको कह सकते हैं कि सोवियत बल्कि जिसको रशिया में जिसको कहें उस वक्त तो रशिया के अंदर जिसको कहें कि जी सबसे पहला जो एक वो बंदा जिसने अपने आप को कम्युनिस्ट कहने का ऐलान किया, जिसको मार्क्सिस्ट कहने का ऐलान किया, और जिसका नाम हम पेट्रोव के नाम से जानते हैं। पेट्रोव का जो डिस्कोर्स है वो लेनिन के सामने मौजूद था, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो पेट्रोव का जो पूरा डिबेट है, पूरा डिस्कोर्स है, वो भी एग्जैक्टली वो ये कि जी वो तो ये बात करता है कि नोशन कि ये तस्वुर है, ये जो किसान है तबका नहीं बल्कि तस्वुर है, एक इब्तदाई तौर पर बनने वाली चीज़ है जिसको आगे लेके जाया जा सकता है, इसको किस तरह से मतलब एक मार्जिनलाइज क्लास जिसको हम कहें कि सारे डिस्कोर्स के अंदर। तो ये दूसरा जो तस्वुर था लेनन के सामने के जब वो एग्रीगेट सोच के सामने जो आ रहा था। तीसरा जो तस्वुर जो तीसरा जो पहलू जो लेनन के सामने था वो हमारे पास है वो जूली मैकरॉफ का, जो कि अपोनेंट थी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े थ्योरिस्ट थे, और उन्होंने जो इसको थोड़ा सा और फैलाया, और उनका जो पूरा जो थीसिस है एग्रीगेट क्वेश्चन द वर्ल्ड रिवोल्यूशन के किसान सवाल और पूरा आलमी इनकलाब, उस वहाँ पर उन्होंने डिबेट को बहुत फैलाया, और फिर लेनन ने अपनी जो एग्रीगेट क्वेश्चन को जो मज़ीद डिफाइन करने के लिए सबसे पहला जो काम इस्तेमाल किया है वो कॉमरेड नेस्लेव का जो काम है उसको करा गया। उसने कहा कि ये इतना सिंपल नहीं है जिसको हम बहुत आसानी से जिस तरह हम बात करते हैं कि क्या ये सस्ता है, तो उसका कहना था कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जिस तरह अभी अजीम से बात की कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको मुख्तलिफ इलाकों की चीज़ों की अलग अलग पहलू से देखना पड़ेगा, तो पूरे जो एग्रीगेट क्वेश्चन है उसको देखने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका कोई एक यूनिफॉर्म कोई तरीका मौजूद नहीं, बल्कि हर सोसाइटी का हर इलाके का एक अपना करेक्टर मौजूद है। मतलब वो कहता है कि ये वेस्ट यूरोप के अंदर या सेंट्रल यूरोप के अंदर जिस पर मार्क्स ने ये लिखा था, क्योंकि मार्क्स ने फ्रांस की जो प्रेजेंसी को सामने रखने की कोशिश उठाया था, तो शायद वो इतना कंसिडरेबल नहीं था, लेकिन उसने कहा कि वेस्ट यूरोप और सेंट्रल यूरोप का बेशक वो सेंट्रल पॉइंट उससे नहीं था, लेकिन बशर्ती यूरोप के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट था जिसके अंदर सोवियत यूनियन और बाकी जो रियासतें हैं उनमें ये पूरे का पूरा सेंट्रल पॉइंट था।
पहला हमें पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्म सेक्टर नहीं है, इंजीनियरिंग मॉडल हर जगह पे। इसी तरह उसने कंपेयर किया है अमेरिका के मॉडल को। उसने कहा कि अमेरिका की जो जागीरदारी है वो तो गुलामाना जागीरदारी का एक था, जो कि यूरोप में इसका तस्वुर उस तरह से मौजूद नहीं था। तो आपको देखना पड़ेगा हर इलाके की जरूरत का एक अलग करेक्टर निकालना पड़ेगा, और आप उसको लोकलाइज लेनन के लिए बहुत बड़ा एसेट बना के वो रशिया की जो जागीरदारी है, रशिया का जो है वो उसका एक लोकल जो मॉडल सामने रखते उसको डेवलप करें। तो पहला आपको जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन उठाया उसने कहा कि ये जो पूरा ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट है, जिसको मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटीरियल से के लिए क्लेम से ट्राइब से वो जो है वो जागीरदारी और जागीरदारी से अगर सरमायादारी का अहद में जो दाखिला है, तो डेवलप ने कहा कि इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये जो तकसीम है, ये जो तकसीम है, ये तकसीम जो है वो जिसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जिसको तकसीम डिवीजन ऑफ लेबर है, ये भी बहुत ज़्यादा रिफाइन हुई है। ये डिवीजन ऑफ लेबर सरमायादारा निज़ाम के आने से पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले इस तरह बातें तकसीम नहीं थी। लेकिन अब ये बातें तकसीम इस तरह हो गई कि शहर और देहात जो डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटी बन गई है। देहात एक इकॉनमी के साथ है और जो शहर है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के साथ है उनकी एक बिल्कुल दूसरी इकॉनमी है, और इस इकॉनमी का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वो अगला पॉइंट ये था कि हमें इन सोसाइटी का गैप जो है वो कम करना पड़ेगा, इनको करीब लाना पड़ेगा। ये लेनन के लिए दूसरा एसेट था कि अल्टीमेटली उनके लिए गाइडिंग पॉइंट था कि हमने सोवियत यूनियन के अंदर, रशिया जिसको बाद में सोवियत यूनियन कहेंगे, रशिया के अंदर जो 90% जितना शो करते हैं सुबह में बात की कि 90% जो डिपेंडेंट था वो गरीब सोसाइटी के अंदर था। तो इसके लिए लेनन के पास एक दूसरा गाइडिंग पॉइंट ये आ गया कि हमें इस जदोजहद को डिवाइड करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा उनका पॉइंट ये था कि अगर हम इस जदोजहद को जोड़ते नहीं तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि जदोजहद को जोड़ते नहीं है तो फिर इसका नुकसान ये होगा कि ये जदोजहद जो कि शहरों से अगर इंडस्ट्रियल एरिया से निकलती है तो फिर ये अपने आप को महदूद कर रही है। उनका एक सपोर्ट बेस जो है वो रूरल एरिया जो कि बड़े एरिया है वहाँ से मिल नहीं सकेगा। इसीलिए रूरल एरिया से एक वो डिफेंसिव फोर्सेज आएगी और फोर्सेज यूनाइट होकर ये करनी करेगी, और हमारा जो है वो जो कैपिटल है वो डेवलप करेगा। तो ये तीसरा जो एक वो थ्योरेटिकल वर्क था जो कि जनरल के सामने का जब अपने लिए क्वेश्चन था। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो जनरल के सामने था वो हम कहते हैं कारकुटे का काम। कारकुटे ने जब वो पूरा जो क्वेश्चन पर लिखा और वो वॉल्यूम्स पर जब वो की किताब आई तो जनरल ने उस किताब का जब किताब को पढ़ा और किताब को रिव्यू किया तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लिखा उनकी जनरल की जबान में आपको पढ़ के सुनाऊँ कि Today's this book is the most important event in the present day economic situation since the volume of the capital. के क्योंकि की किताब इतनी इम्पोर्टेंट है जो कि कैपिटल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है उसकी किताब। और फिर कहते हैं until now Marxism had left systematic study of capitalism in agriculture। कि अब तक मार्क्सिज्म में जो ज़रूरी निज़ाम था उसके अंदर कैपिटलिज्म के आने का कोई मुताला नहीं हुआ था। कुर्ते है फिल्ड ने इस काम को पूरी तरह से जो है वो इस्तेमाल किया है, और अल्टीमेटली ये किताब जब आई है 1896 में तो इसका मतलब है कि लेनन के बाद बहुत सारी मवाद मौजूद था। और इसी दौरान लेनन अल्टीमेटली पूरी जो सोवियत यूनियन है उसको बड़ी अगली एज से वो 22 साल की उम्र से बड़ी करीब से देख रहा था। और उस दौरान जो लेनन का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हमारे पास आया वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया के अंदर पूरा हर जो काम है वो अल्टीमेटली फोकस है ऑन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, क्योंकि वो समझता था कि जब तक हम इंटीग्रेटेड क्वेश्चन को रिजॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते, सोवियत रशिया के अल्टीमेटली इनकलाब की बुनियाद। तो फिर वहाँ से लेनिन ने उसकी स्टडी शुरू की, लेनिन ने इसको क्वेश्चन करने की कोशिश की। तो फिर अल्टीमेटली लेनिन ने जो रशिया की पूरी जो एग्रीगेट सोसाइटी है उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस किया, उसका रिव्यू किया, और उसने कहा कि ये हम जो रशिया में ये जो पूरा प्रेजेंट क्वेश्चन है, ये जो पूरा जो सिस्टम है, इसको हम 3 अदवार में डिवाइड करेंगे। पहला दौर वो दौर है जो 1902 से लेकर 1905 तक का दौर है।
और दूसरा दौर उसने कहा कि 1905 से लेकर 1917 तक। तो तीसरा दौर जो है वो इनकलाब के बाद का दौर है कि पहले दो अदवार में इस जो रिलीजन क्वेश्चन है इसको रशिया में किस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई, और फिर अब इसको हमारे पास अब क्या इसका हाल है और हम इनकलाब के बाद इस सवाल को किस तरह आगे देखेंगे। तो ये उनके लिए तो जब लेनिन ने सारी हिस्टोरिकल चीज़ को देखा तो जब बात कर रहे थे अपना सुबह में कि ये सोवियत यूनियन में रियासत का जो अपना वजूद में आना पूरा, तो उन्होंने बताया कि 1960 में जब पहली मरतबा उस ज़ार के ज़माने में एक जो है वो ज़री इस्लाहात की बात हुई, तो 1861 में जो पहले ज़री इस्लाहात हुई, लेकिन वो ज़री इस्लाहात बिल्कुल तबाहकुन थी, जिसको लेनिन ने अपने डिबेट में लेकर आया। उसके बाद ये जो इस्लाहात थी उसी तरह के ज़री इस्लाहात थी जिस तरह हमारे मुल्क में अयूब खान और भुट्टो और उसके बाद के दौर में उनके पेपर्स पर इस्लाहात दी गई, उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया कि कट ऑफ लैंड। जागीरदारों ने अपनी ज़मीन का वो हिस्सा किसानों को दे दिया जो कि ना तो आबाद हो सकती थी, और ऐसी ज़मीन थी जिन तक पर एक्सेस नहीं हो सकता था, ना जंगल की ज़मीन से गुजर सकते थे, ना आपको पानी का एक्सेस था। और फिर उसके बाद ये था कि जिसका जागीरदार चाहे तो आपको अपनी ज़मीन पर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरा ये था कि आपको इतनी बड़ी पेमेंट करनी थी कि शायद सारी उम्र आपको ज़मीन पर मालिक नहीं हो। तो लेकिन ने कहा कि ये सबसे बड़ा मजाक था, ये सबसे बड़ा मजाक था, जिसकी वजह से हमें फिर दोबारा जाना पड़ेगा डेवलप की तरफ, उनकी तरफ के जो सेंट्रल यूरोप में और मगरबी यूरोप में। ये रिजॉल्व इसलिए हो गया कि ट्रू सेंस में एक लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन और जो कैपिटलिज्म ने उसको रिप्लेस किया जागीरदारी को, लेकिन जो रशिया है उसके अंदर और पेपर ये हुआ, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ ट्रांसफर ना हो सकी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते बढ़ते 1902 से 5 के दरमियान एक जो मॉर्निंग न्यूज़ आती थी ज़्यादा के साथ देरी के हुए, उसके बाद सारी चीज़ें। तो लेनिन ने हिस्टोरिकल जो है वो स्टैटिस्टिक की सब चीज़ उसको बेस बना के इस चीज़ पर आगे बढ़ा। तो ये पहले अब सवाल ये है कि जब ये सब चीज़ें हो गई तो लेनिन ने कहा जो रशिया की सोसाइटी है उसका खिलाफ जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसको मैं किस तरह एडजस्ट करूँ। तो उसको वही जो बात की कि पिछले पॉलिटिकल लोगों के पास थे कि कहीं भी यूनिफॉर्म और सिंगल बोर्ड ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी नहीं। तो उसने कहा ये मॉडल अगर मैं वो भी रशिया पे अप्लाई करता तो उसने कहा कि रशिया के अंदर ये जो एग्रेरियन सिस्टम है इसको जब मैं तो कम से कम 3 किस्म के ग्रुप नज़र आते हैं हमें एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर विदिन जिसको हम जो ज़रूरी समाज है। तो पहला उसने कहा कि जो फ्यूडल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें एक तरफ तो वो जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके साथ शेयर प्रॉपर्स है, जो कि जमीन जिनको हम आज भी शराकतदार भारी का जो किरदार अदा करते हैं उसका हिस्सा। दूसरा उसने कहा कि इसका दूसरा ग्रुप है वो दूसरा ग्रुप हुआ है कैपिटलिस्ट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें कैपिटलिस्ट फॉर्मर है जिनके पास ज़मीनें हैं जिन्होंने खरीदी हैं, जिनको इसमें कुलक का नाम दिया है, कुलक का वजूद है, उसके मुकाबले में वेज जो लिबरल जिनका एक महसूस जो सेमी जिसको प्रोलेटारिया जिसको उसने कहा कि ये रूरल प्रोलेटारिया कि ये रूरल कॉलोनाइजेशन रूरल प्रोलेटारिया का भी एक दूसरा है। और तीसरा जो उसने बताया वो मिडिल पीसर दरमियाने तबके के जो किसान है जो कि अपनी जमीन को आबाद करके ना तो इसके साथ करते हैं किसी और का ना किसी और का काम करते हैं। तो मेरा 3 लोग इसको बाद में माओ ने मजीद बढ़ाया, उसने तो बेटा कि 8 लोग हैं जिस चाइना के कॉन्टेक्स्ट में मजीद 8 लोग हैं। तो देखने की बात है कि लेनिन ने एक तबके को जो कि मार्क्स और पेवलोव के बाद मार्जिनलाइज करके नोशन है उसको लेनिन ने इस तरह रियलाइज किया कि ना फकत ये ग्रुप मौजूद है बल्कि ये ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी सब क्लास मौजूद है, सब क्लास मौजूद है जो कि इतना बड़ा है। तो ये ध्यान रखें। तीसरा जो अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट लेनिन की जो समझना चाहिए वो समझना चाहिए कि लेनिन ने एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया विजन जो रिलेशनशिप है सारे के सारा जिसको आगे जाके गाँव में और फिर जिसका फैलन ने अफ्रीका में इस्तेमाल किया वो अपनी जगह पे। अब सवाल ये लेनिन उसको आगे कैसे बढ़ा ये सबसे पहले जो मशहूर ने पहले बात की अब्दुल फीसद पर ज़्यादा बात होगी
नंबर 6 है वो डायरेक्टली लिंक टुवर्ड्स विजन मेकिंग विजन क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा विजन ये चीज को कैप्चर कैसे करेंगे ऑपरेशन सोसाइटी के अंदर और उसके नतीजे में वो 89 करोड़ जमीन जो है वो स्टेट ने कैप्चर की और अल्टीमेटली वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्टेट कैप्चर और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो तो पहला निर्णय ये किया कि अप्रैल 20 और उसके अंदर एक डायरेक्शन दी। दूसरा ये हमें देखने कि लेनन ने जब सोवियत यूनियन में अक्टूबर नवंबर का जब हमारे पास इनकलाब है तो उसका रीजन उस घटना का मेन हिस्सा नहीं था, वो सीगर का मेन हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये जो 1918 के मिड में जाके लेनन ने जब पहली से रेट को बढ़ाया तो हमें साथ लेके जाना पड़ेगा। फिर उनके नतीजे में जब वो दिसंबर 1918 में दिल्ली जो है उसकी कॉन्फ्रेंस थी जिसको मेरे ख्याल में ये पॉइंट जो है ताकि वहाँ पर जाके लेनन ने इस पॉइंट को बढ़ाया कि हमें यहाँ लाके इस चीज़ को आगे की तरफ जो है लेके जाना पड़ेगा। और पहला जो फर्स्ट डिक्लेरेशन आया वो भी 18 दिसंबर 1918 को आया जहाँ पर आगे और जो है वो private lands will be abolished and this will be without any compensation to the और फिर उसके बाद जो है वो जो मजीद जो हम कहते हैं उसको कांग्रेस हुई जब आपको याद होगा सारी और रशिया कांग्रेस और लैंड डिपार्टमेंट पुअर पीपल कमेटी एंड कम्युनिटी और उसके बाद जो है उसकी जो 5 दिन की कॉन्फ्रेंस कैंड पर और मैं कहता हूँ कि उसमें जो लेनन की जो स्पीच है उसको पढ़ने की जरूरत है कि लेनन ने किस तरह से अपने डिलीगेट्स को मोटिवेट किया कि आप अगर इन पैसेंट को साथ लेके नहीं चलते आप इन पैसेंट को साथ लेके नहीं चलते तो इसका जो इनकलाब पर इम्पैक्ट किया है और वो अपने मुश्किल कभी नहीं कर सकते। मैं लेनन के वर्ड्स में आपको सुना दूँ, देयर इज नो डाउट बिल्डिंग सोशलिज्म इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इन अ प्रेजेंट country like Russia. There is no doubt it was comparatively easy to sweep away any enemy like Zarism. The powers of landlord industry and the land sales that the central job could be done in a few days throughout the country, but it could not be done in a few days. But by its very nature, the task we are now taking means we have to किसानों के पास जा रहे हैं that can be accomplished only by extremely persistent and sustained effort. इसके लिए बहुत कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी मकसद हासिल करने के लिए। We shall have to fight our way step by step. ये कदम नारियल करनी पड़ेगी इंच बाय ये सब ये दलीला सरमायादारी के लिए बोला इसमें कहा कि पीजेंट सोसाइटी के अंदर में कितनी मुश्किल स्ट्रगल से गुजर के जाके ये जो है वो हमें ये आगे जो चीज करना पड़ता है। तो लेनन के सामने बहुत बड़ी बड़ी जो है चैलेंजेस होती है जिसको इसने अपने इंडिजीनियस तरीके से निकाल के आगे निकाला और फिर लेनन के इस मॉडल को माओ ने जब ये कहा कि हमने तो वो कर दिखाया जो कि शायद सोवियत यूनियन भी ना कर सका और फिर अल्टीमेटली उन्होंने जिस तरीके से पूरी अपनी इस लड़ाई को बेस बनाया किसानों को और जो बुलंद चाइना को वो एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का मॉडल था जो कि अनदेश चुनाव की बात है। और फिर जब हम इंडिया में आते हैं जिसकी तरफ अभी इशारा कर रहे थे कि जब इंडिया का की क्वेश्चन आया हिस्ट्री की लेकिन जो उस वक्त आया 1920 और 26 के बाद इंडिया के अंदर आया तो इंडिया के अंदर किसानों ने विद इन मेन पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले कांग्रेस बात ही कर रहे थे कि मेन पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को जब ऑप्शन आया तो मेन पॉलिटिकल पार्टी ने इस इशू को बेसिकली मार्जिनलाइज कर रखा था बोर्जुआ पार्टी की लेबर पार्टी की सेलिब्रेट क्लास की पार्टी की जिसका ताल्लुक लेना था नहीं। किसानों ने जब देखा फिर 1936 के बाद जब आल इंडिया किसान सभा उसके बाद स्ट्रगल है उसके ऊपर जो हमजा अली साहब ने जो डिबेट को जब आगे बढ़ाया उनके 3 जो पेपर है मार्क्सियन और लेनिन ट्रेडिशन को बढ़ाते हुए 3 पेपर है जिनको हमें देखना चाहिए तर्जुमा भी कर दिया है। तो पहला उनका जो पेपर है पेजेंट एंड रेवोल्यूशन, दूसरा उनका जो वो है पेजेंट क्लासेस एंड प्रिमोरियल लॉयल्टी किसानों में इब्तदाई जो क्या कहते हैं
ताल्लुक और हमदर्दियाँ और वफादारियाँ, और तो ये उनका जो, और तीसरा उनका जो पेपर है प्रेजेंट एंड कैपिटलिज्म, कि प्रेजेंट जो है कैपिटलिज्म के तहत में किस तरह से काम करेगी, ये उनका तीसरा पेपर था। तो हमजा अली साहब ने इस डिबेट को जब आगे बढ़ाया कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेन पोलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बाद में जब हिस्सा बनी, तो उन्होंने कोई क्या बेटर नहीं किया, अल्टीमेटली इन ऑल इंडिया किसान सभा ने जब इसको लीड दिया, अल्टीमेटली ऑल इंडिया किसान सभा उससे बहुत आगे चली, यानी माओ का जो उससे भी आगे चली गई। माओ ने भी इसको पोलिटिकल स्ट्रगल में रखा, लेकिन ये मिलिटेंट इसमें कन्वर्ट हो गए। उन्होंने दो मिसालें दी, एक जो है तगाड़ा मूवमेंट बंगाल के अंदर, और दूसरा है तेलंगाना मूवमेंट हैदराबाद में, मतलब जो है वो तेलंगाना। तो ये दोनों मूवमेंट जो थी इतनी बड़ी मूवमेंट थी कि जिन्होंने एक नई डायरेक्शन सेट की इस सारी के स्ट्रगल की, जो अल्टीमेटली फिर अफ्रीका में जाके फिर इसकी लॉन्ग डिबेट बनी, जिसको कहना है दूसरे तरीके से तो देखने की जरूरत ये है कि वो डिबेट क्योंकि स्टार्ट हुई थी कि फ्रीजन एक नोशन है, और फिर नजर आया कि नहीं फ्रीजन एक रियलिटी, और फिर फ्रीजन चाइना तक पहुंचते एलिमेंट ऑफ चेंज बना, और फिर फ्रीजन एलिमेंट जो एलिमेंट ऑफ चेंज है वो जाके जो है वो क्या भी ये जो चेंज ऑफ डिबेट है, लेकिन ये डिबेट जो है वो लेनिन के शहर के अंदर सामने जाती है। आखिर जो मैं बात करूँगा ये कि जब लेनिन की इस सारी डिबेट के बाद जब तस्लीम कर लिया गया कि ज़मीन और सब चीज़ें हकीकत हैं, किसान की हकीकत है, फिर अल्टीमेटली सबसे पहले सोवियत यूनियन में, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी यूरोप में डिपार्टमेंट बने। पूरी जो डिबेट्स हैं पूरी रिसर्च जर्नल लिखने, मतलब उसके बाद हमजा अली साहब ने बहुत काम किया, पूरा आपके ट्रेडिशन को बढ़ाया, एंड वॉल्फ ने बहुत काम किया, जिसकी पूरे का पूरा हमारे पास डिबेट्स हैं, पूरी डिस्कशन है कि डिफरेंट मॉडल को देखें, और थेडोर शनैन ने उस पर बहुत सारा काम किया। और फिर हम इंडिया में आ जाएँ तो फिर माजी हैदर सदीकी ने बहुत सारा इस पर काम किया, और इरफान हबीब साहब ने जिस तरह से वो मुगल पीरियड से लेकर मेरे ख्याल में हमारे पास इतना इनरिच मटीरियल है जो लेनिन के इस डिस्कशन के बाद सेट हुआ है कि जिस पर हम अपने एक सवाल ये है कि क्या आज वही हालात में 19 पैरामीटर्स में रहकर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फ्रीजन क्वेश्चन आप उसी शेप में या फ्रीजन क्वेश्चन से बाहर, ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि आज का जो प्रेजेंट क्वेश्चन है शायद वो प्योर उस फॉर्म के प्रेजेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आज वो जो उस वक्त जो मैंने आपको कहा कि जब वो डेवलप ने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हुई है कि जिस तरह शहर और तकसीम हो गए, आज शहर और देहात मिलते रह गए, ये बहुत बड़ा एक न्यू अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है। न्यू अर्बनाइजेशन है कॉर्पोरेट लैंड का यूटिलाइजेशन, दूसरा ये हाउसिंग सोसाइटी ऑफ द जो है जिस पर हम यहाँ कराची में भी देख रहे हैं, लाहौर में रावी के नाम से जो पूरी डिबेट आई है। अब इस डिबेट के अंदर ये जो लैंड का नया एक रिलेशनशिप है, लैंड की नहीं होनी चाहिए कम्युनिटी जो चेंज हुई है, उसके अंदर किस किस्म की डिबेट होगी, किस किस्म का क्वेश्चन उठेगा। मेरे ख्याल में एज अ मार्क्सिस्ट, एज अ लेफ्टिस्ट, एज अ माउस या एज अ टीचर जो है हमें अपने हालात का अपना जो खुद दिला के आगे बढ़ना है।